दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड। आज भाजपा से काफ़ी बड़ी मात्रा में झारखंड में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है, मतलब वहाँ भी भगदड़ मची हुई है। देखिए, महाराष्ट्र की हालत थोड़ी विपरीत है। अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति पहले कभी बहुत अच्छी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो खेला हुआ, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई गई, लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया वो बहुत साफ है कि महाराष्ट्र ने जता दिया कि वो तोड़फोड़ की राजनीति के पक्ष में नहीं है। इसलिए उसने महायुति को मात देते हुए महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा सीटें जितवाई। अब दोस्तों है क्या, शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने उनको आश्वस्त किया था कि आप ही हमारे महाराष्ट्र के नेता हो, आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ काम करिए। लेकिन वही है, किस में कौन सा दांव राजनीति में चल जाए ये कोई कह नहीं सकता। महाराष्ट्र सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी नहीं है, बल्कि संघ का मुख्यालय भी है। और भाजपा क्या वादा किससे करती है ये संघ के लिए मायने नहीं रखता। शिंदे साहब सीधे तौर पर संघ के निशाने पे हैं। संघ का साफ कहना है, महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे और वो भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अब सवाल इस बात का है कि जिस शिंदे ने सारी लड़ाई भाजपा के लिए लड़ी, उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकने की बात आ गई। क्योंकि शिंदे सबसे ज़्यादा चाणक्य परम कृपा पात्र थे। जब संघ ने निशाना साधा शिंदे के ऊपर, तो वक्त का ये तकाजा है दोस्तों, चाणक्य ने हाथ खींच लिया। अब शिंदे साहब अकेले पड़ गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं। जिसको तोड़ के आए हैं उसके पास जा नहीं सकते, और जिसके पास आए हैं वो वक्त रहते उसने नज़ारा बदल दिया। ऐसे हालात में महायुति के अंदर जो रार मचा हुआ है, वो रार कोई सकारात्मक संदेश नहीं दे रहा है। भाजपा किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, या कहिए आ चुकी है, और शिंदे को ये मंजूर नहीं। शिंदे चाहते थे कम से कम 120 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। ये भाजपा जिस पेड़ पे बैठी उस पेड़ को खुद नहीं काट सकती। ऐसे में शिंदे को कहीं ना कहीं साइडलाइन होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सीटों में ज़्यादा और बड़ी छोटी सीट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने गठबंधन के लोगों को आपने विश्वास में नहीं लिया तो फिर चुनाव में कैसे लड़ोगे। भाजपा ऐसा नहीं कि वो जाके 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि सबसे बुरा हाल भाजपा का ही हुआ है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में शिंदे के बगैर भाजपा कुछ नहीं कर सकती। वही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को तीनों दलों ने मिलकर के बड़ा भाई मान लिया है, और सबसे ज़्यादा सीटें पर कांग्रेस लड़ रही है। ऐसे में जो सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक महाविकास आघाड़ी को बढ़त की ओर अग्रसर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करें, आपसे वही गुजारिश, वही निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, महायुति के अंदर मचा हुआ ये जो बवाल है, ये कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक रूप से देखिए तो इंटरनल भाजपा को चोट पहुंचा सकता है। क्योंकि सीटें शिंदे को ना देना ये भाजपा के हाथ में हो सकता है, लेकिन शिंदे का वोट
भाजपा को ट्रांसफ़र करना ये भाजपा के हाथ में नहीं है। और शिंदे ने एनडीए में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए अगर संघ या चाणक्य ये समझते हैं कि शिंदे को डाउन करके वो कोई तीर मार लेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, भाजपा तो बड़े भाई बनने की भूमिका में आ गई, शिंदे को साइडलाइन कर दिया। तीसरे नंबर पे अजीत दाता पवार जैसे व्यक्ति को भी लगभग 50 के आसपास सीटों का न्योता दे दिया गया, यानी लगभग 288 में जो भाजपा और अजीत पवार हैं ये लगभग 225 सीटों में चुनाव लड़ने की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन शिंदे राजनीति का बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है, जहां से आया उसको हवा भी नहीं लगने दिया, इसलिए उसको इग्नोर करके चलना महायुति के लिए भारी पड़ सकता है। अब यहां पे है क्या, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से भाजपा ने कुछ सीटों को डिक्लेयर किया, हाहाकार मच गया, क्योंकि अब हाहाकार इस बात का है कि आपने हमारी सीट शिंदे को क्यों दी, शिंदे के लोग कहेंगे हमारी सीट आपने भाजपा को क्यों दी, और ये तकरार भाजपा के अंदर, शिवसेना के अंदर चालू हो गया है। ऐसे में जो नाराज लोग हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल है, और ये विद्रोह चूंकि वक्त कम है, टाइम कम है, इसलिए ये विद्रोह को दबाना भी इतना आसान नहीं होगा, और आपसी सामंजस्य पैदा नहीं हो पाया जो एमवीए के अंदर हो पाया, महाविकास आघाड़ी के अंदर। वहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसा संतोष अभी तक निकल के नहीं आया है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की जगह महायुति के अंदर इस तरह की तमाम तकरार चल रही है। अजीत तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, जैसे लगता है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, जो दे दो प्लेट में वो खा लेंगे। मुस्लिमों को टिकट देने की बात की है, 10% मुसलमानों को टिकट देंगे। कौन मराठी मानुस जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो मुसलमान को टिकट देगा, वोट देगा? तो वोट शेयरिंग कैसे होगी? कैसे भाजपा के लोग शिंदे को वोट देंगे? कैसे शिंदे के लोग भाजपा को वोट देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वोट शेयर नहीं हुए तो 120-150 सीट लेके भाजपा कहां घूमती नजर आएगी जब वोट ही नहीं मिलेंगे? ये बहुत बड़ी दुविधा संघ और भाजपा के लिए हो गई है, क्योंकि पहली बाजी तो उन्होंने शिंदे को धोखा दे के तय कर ली, लेकिन अगली बाजी जो है वो शिंदे को तय करना है। भाजपा वाले फिर भी शिंदे की पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको वोट दे देंगे, लेकिन शिंदे की पार्टी के लोगों की जो नाराजगी है वो किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देगी। ये मत भूलिए कि शिंदे की पार्टी के लोग शिवसेना के ही पुराने शिवसैनिक हैं। अगर उनको ये लग गया कि हमारे साथ धोखा हो गया है तो एक शिवसैनिक, पुराने शिवसैनिक को वोट दे भी सकता है, और यहाँ पर राजनीति की चाल बदल जाएगी। कांग्रेस शांत है लेकिन भाजपा परेशान है। इस भूमिका के अंदर जो अपुष्ट खबरें हैं कि शिंदे ने अभी कुछ दिनों पहले शरद पवार से मुलाकात की है, शरद पवार से, और ये मुलाकात काफी खतरनाक हो सकती है। अगर शिंदे मिल रहे हैं शरद पवार से तो भावी राजनीति भी उसमें समागम हो सकता है। इसलिए महायुति के अंदर इतना सब कुछ ठीक होगा इतना आसान नहीं है, लेकिन महायुति का हश्र इससे बुरा ही होगा। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि आखिर बने बनाए खेल को भाजपा क्यों बिगाड़ना चाह रही है। सिर्फ इसलिए कि उसका नेता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो? अगर इतना दमखम है तो आपको अकेले चुनाव लड़ करके अपना मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, जो भाजपा के दम के अंदर नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि दूसरों के सहारे आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो
तो दूसरे वहाँ पर घूमने नहीं आए हैं, वो राजनीति करने आए हैं और जानते हैं हमारे बगैर भाजपा का अस्तित्व नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो क्यों झुकेंगे वो आपको झुकाएंगे जैसे पहले झुकाया था। फर्नांडीज डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन सीएम बनने के लिए भाजपा के अंदर, महायुति के अंदर विद्रोह भी हो सकता है। अभी आलाकमान शीर्ष नेतृत्व इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। संघ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और संघ का अपना मामला अलग है। कुछ भी हो हम नहीं जानते, हमारा आदमी सीएम की कुर्सी हमारी है, उस पर बैठना चाहिए। सही मायने में देखिए तो इन्होंने सिंधियों को यूज एंड थ्रो की तरफ फेंक दिया है। क्या मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। देखिए ये तय है कि भाजपा सिंधियों को अगर इग्नोर करती है तो उसके बिना इनका काम नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस पे लेने का मतलब है कि सिंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देना। आप सिंधियों को लॉलीपॉप नहीं दे सकते कि कम सीट दे रहे हैं, सीएम तुम ही होगे, कहेगा चलो अनाउंस कर दो। इसलिए भाजपा ने महाराष्ट्र में अनाउंस नहीं किया। जब फडणवीस से पूछा कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा सीएम तो बैठा हुआ है बगल में। ये नहीं कहा कि सीएम कैंडिडेट सिंधे हैं। दाल में काला है, ये पूरी दाल काली है, ये वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात है कि जो आपसी तालमेल है उसकी बहुत बड़ी कमी इसमें नजर आ रही है। वही महाविकास आघाड़ी एक नियमित संयम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसने हरियाणा चुनाव के बाद ही तीनों ने ये फैसला कर लिया था कि हर वो सीट, एक एक सीट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। महाविकास आघाड़ी ने तय किया कि चूंकि कांग्रेस का मराठवाड़ा और कई जगहों पर बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये आम सहमति है। रही बात सीएम की, तो तीनों ही दलों ने एक बात क्लियर कर दी है कि सीएम का कैंडिडेट हम लोग का कोई नहीं है, उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे, लेकिन सीटें उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा जो हम जीत सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि 150 मुझे दे दो 100 मुझे, जैसे भाजपा कर रही है, ये नहीं। उन सीटों पर वो लड़े जो जीत सकता है। और शरद पवार जैसा व्यक्ति तो अगर वहाँ बैठा है तो इन चीज़ों के ऊपर उनका अपना तजुर्बा है, उनका अपना विश्वास है और उसको लोग मानते हैं। अब सवाल इस बात का है कि संयम सूझबूझ से जहाँ का परिचय अभी तक महाविकास आघाड़ी ने दिया है, वो संयम की कमी साफ महायुति के अंदर नजर आ रही है। वहीं पे इस बात की भी आशंका बढ़ रही है कि जो मराठा आंदोलन चल रहा है उसके नेता भी एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता कभी भी ऐसे लोगों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं करती है जिनका अस्तित्व ना हो, या जिनसे कि किसी व्यक्ति को फायदा हो और उसका वोटिंग राइट खराब हो। यानी वो वोट उसको देगी जो सरकार और महाराष्ट्र को एक नई रोशनी दे सके, नई जिंदगी दे सके। अब देखिए दोस्तों, जो अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहले महायुति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 288 सीटों में से 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी बाजी मार ली उसने। मैं पहले भी आपसे कह रहा था। शिंदे साहब को मात्र 78 से 80 सीटें दी गई हैं, ओनली 80। जो व्यक्ति 120 सीटें मांग रहा था और जिस व्यक्ति का वजूद ही गायब हो रहा है, उसको उसके बावजूद अजीत दादा पवार को चक्की पीसिंग को 52 से 54 सीटें दी जा रही हैं। इसका विरोध सिंधियों को करना लाजमी है। जो व्यक्ति एक एमपी की सीट नहीं जीत सकता, उसको 50 से 55 सीट देने का क्या मायने हैं? और जो व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं उसको सेकेंड नंबर पर मात्र 80 सीट दे करके बहलावा दिया जाए, ये सही नहीं है दोस्तों। उसी तरह हम आते हैं महाविकास आघाड़ी पर। इसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट दी गई, 288 में से 105 से 110 सीटें पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी महाविकास आघाड़ी में। शिवसेना उद्धव 90 से 95 सीटें, मतलब कांग्रेस से लगभग 20 सीटें कम। और एनसीपी शरद पवार 75 से 80 सीटें। निश्चित रूप से शरद पवार ने एक अच्छी
परफॉर्म किया है अभी लोकसभा चुनाव में, जबकि उनकी पार्टी को बिल्कुल तोड़ मोड़ के बर्बाद कर दिया गया था, फिर भी लोगों ने उन पर विश्वास जताया। दोस्तों, महाराष्ट्र की कहानी कुल मिलाकर ये आकर खड़ी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, चुनाव परिणाम क्या आएगा पता नहीं, लेकिन जो उसकी शुरुआत है उस पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी एक लीड बनाए हुए है और महायुति आपसी कला, आपसी संकट के अंदर फंस के रह गई है। इस संकट से वो कैसे बाहर निकलेगी, कैसे आपसी सम्मान, आपसी सद्भाव और आपसी विश्वास बढ़ेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मात्र चंद दिनों के अंदर इतने कम समय में चुनाव होने हैं और अगर ये आपसी तालमेल नहीं बना तो हर व्यक्ति एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहेगा और इसका पूरा फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा और महायुति को उसका पूरा नुकसान। दोस्तों, आपको हमारा ये आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और दोस्तों, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ जाके आप दे सकते हैं। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।